हाँ बेटा, चलिए देखिए, मैथ्स में आज हम लोग 3D जो 11 चैप्टर है 3D डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को देखना है कि 3D में यदि कोई दिए गए दो पॉइंट हो तो उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज ये है कि इसका पूरा मैं बेसिक पहले बताता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है विवेक? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक डिस्कस करता हूँ। अगर मान लीजिए कि 3D में कोई दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 है, और कोई दूसरा पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ पे Q है, x2, y2 और z2। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर ये 3D में है तो 3D का मतलब ये हो गया कि ये कुछ इस टाइप से होगा। जैसे मान लीजिए कि इस टाइप से होगा, एक्स वाई सॉरी एक्स ओ वाई एंड जेड। तो उस सिचुएशन में इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो होगी वह पी क्यू इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। ये ऑलरेडी हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ के आए थे, लेकिन 10th क्लास में ये 2D में पढ़ा था और अब हम लोग इसको 3D में पढ़ रहे हैं। दूसरा होता है सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला भी हम लोग 10th क्लास में पढ़ के आए थे जो 2D में था। अब यहाँ पे 3D में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर इन्हीं दोनों पॉइंट को कोई पॉइंट अगर इंटरसेक्ट करती है और वह दो पार्ट में डिवाइड कर देती है तो उसको हम लोग कहेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला जैसे मान लीजिए कि अगर PQ को कोई R पॉइंट है R जो PQ को M और N के रेशियो में डिवाइड करता है, तो इस R पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर मैं मान लेता हूं कि इस R पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y और z है तो ये हो जाता है। अच्छा, इसमें क्या है कि जो R है वह P और Q के अंदर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पहला इंटरनली डिवीजन। इंटरनली डिवीजन, तो इंटरनली डिवीजन में क्या होगा, x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपान में m प्लस n। ये इस तरह से, या मान लीजिए कि अगर इसको m1 m2 कर दे, m1 m2, तो m1 m2 से भी इसको हम लोग देख सकते हैं। हाँ जयेश, जयेश। यस सर। हाँ बेटा, ये आपका एक एक्सरसाइज बची हुई है 8th में, लेकिन उसको मैं छोड़ करके थोड़ा सा आज मैं ये 3D कर रहा हूँ। तो 3D का पहले मैं पूरा बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा एग्जाम है किसी दूसरे स्टूडेंट्स का, तो ये चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज कल में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बाकी वो आपके जो शाम की क्लास में लूंगा तो उसमें ये चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, कौन सा चैप्टर है ये? ये 11 चैप्टर है 3D, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। ओके सर। हाँ, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि यदि मान लीजिए कि कोई 3D में P और Q दो पॉइंट्स हैं जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और x2 y2 z2 है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला ये है, मतलब P से Q तक की डिस्टेंस कितनी है, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये 10th में भी पढ़ के आए, 11th में भी पढ़ के आए थे। 10th में 2D में पढ़ा, 11th में 2D में पढ़े थे। यहाँ पे हम लोग इसको 3D में पढ़ रहे हैं, तो ये टर्म z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर ये ज्यादा हो जाता है। सेम वैसे ही इसका सेक्शन फार्मूला PQ को यदि R कोई पॉइंट दो पार्ट में डिवाइड करती है M1 और M2 के रेशियो में, तो R का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ये दो टाइप का डिवीजन होता है, एक तो इंटरनली होता है और एक एक्सटर्नली होता है। इंटरनली का मतलब कि जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है इन दोनों पॉइंट के अंदर हो कहीं, तो उस सिचुएशन में m इक्वल टू होता है
m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2। देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसका m1 इधर x2 में इंटू है, m2 जो है x1 में इंटू है, तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। एंड इसी तरह से z कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो m1 z2 प्लस m2 z1 अपान में m1 प्लस m2, m1 z2 प्लस m2 z1 अपान में m1 प्लस m2। ये इंटरनली डिवीजन है बेटा, इसको हम बोलते हैं ये इंटरनली डिवीजन है। लेकिन यहीं पे अगर ये एक्सटर्नली डिवीजन होगा, एक्सटर्नली डिवीजन, तो उस समय कुछ चेंज ज्यादा नहीं होता है। सिर्फ चेंज क्या होता है, तो जो प्लस साइन है वह माइनस में चेंज हो जाता है। तो यानी कि अच्छा एक्सटर्नली कैसे डिवाइड होगा, तो जैसे मान लीजिए कि इसको कोई दूसरा पॉइंट, या ये जो आर पॉइंट है, आर पॉइंट अब यहां ना आकर के आर पॉइंट यहां पे आ गया, और अब इसका एक्स वाई जेड अगर हमें निकालना है, तो ये देखो ये पी क्यू के बाहर हो चुका है, तो इसको एक्सटर्नली बोलते हैं। तो इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता है। x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1, सॉरी माइनस, यहां माइनस आ जाएगा, माइनस m1 माइनस m2, y इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2, एंड z इक्वल टू m1 z2 माइनस m2 z1 अपान में m1 माइनस m2। ये आपको एक्सटर्नली डिवीजन का फार्मूला मिल गया। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया क्या ये दोनों बातें? ये ऑलरेडी 10th 11th में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। क्लियर हो गया बेटा इतनी बात? ठीक है, अब हम लोगों को अब ये देखना है सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं। रफ कर दो बेटा ये। ठीक है, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल, जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल दिया गया है और उसके तीनों वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट दिए गए हों, तो उसके सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल, जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल दे दिया गया ए बी सी, और इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, और इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 एंड z3। तो इसके सेंट्रॉयड जो होता है, सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट जो होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान में 3, यानी कि सबका x कोऑर्डिनेट को प्लस किया, 3 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट जो होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान में 3, एंड z इक्वल टू हो जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 अपान में 3। तो ये सेंट्रॉयड का फार्मूला मिल जाएगा। ये सेंट्रॉयड है, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल। अब बेटा ये तो नॉर्मल चीजें रह गई जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आए हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब एक्चुअल में 3D की 3D क्या है। रफ कर दो। ठीक है, अब हम लोग 3D स्टार्ट कर रहे हैं 12th का। सबसे पहला इसमें हम लोगों को देखना है कि यदि कोई वेक्टर
एक्सेस के साथ में कोई एंगल बनाता है तो उन एंगल को क्या बोलते हैं, और उन एंगल के साथ में यदि साइन कॉस लगा दें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक्सेस है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस, और ये इसका ओरिजिन है। यहां से कोई एक वेक्टर है ओपी, जैसे मान लीजिए कि ओपी कोई वेक्टर है, और ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा, वाई एक्सिस के साथ में बीटा और जेड एक्सिस के साथ में यदि गामा एंगल बनाता है तो इन अल्फा बीटा गामा को, अल्फा बीटा एंड गामा known as डायरेक्शन एंगल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल कहते हैं। एंड यदि इनके साथ में कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस ऑफ बीटा एंड कॉस ऑफ गामा लगा दिया जाए, यानी कॉस लगा दिया जाए, तो इनको बोलते हैं, आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्शन कोसाइन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं ये, इसको हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। और इनको कॉस अल्फा के दूसरे लेटर के द्वारा भी डिनोट किया जाता है, जिसको एल, एम और एन से भी डिनोट करते हैं, एल एम एन, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ये तीनों क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। अच्छा, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि इनके डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का जो सम है, यहां पे लिखता हूं डायरेक्शन कोसाइन, इसको शॉर्ट में डीसीज भी बोला जाता है, डीसीज। इनके डायरेक्शन कोसाइन का, ये किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है, इनके डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का जो सम होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये ऑलवेज 1 के बराबर होता है। ये याद रखना है बेटा, ये याद रखना है नोट में कि इनके स्क्वायर का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये भी 1 के ही बराबर होता है, ठीक है। तो वही है, कॉस अल्फा की जगह पे एल, कॉस बीटा की जगह पे एम और कॉस गामा की जगह पे एन रखा गया है। तो इनके स्क्वायर का जो सम होता है हमेशा 1 के इक्वल होता है। अब इसमें एक दूसरा नाम आता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो रफ कर दे बेटा, रफ कर दे इसको। विवेक, जयेश, यस सर। ठीक है। अब आता है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो, इसको हम लोग DRS करते हैं, DRS, डायरेक्शन रेशियो DRS। तो इसको जनरली हम लोग डिनोट किसे करते हैं, डिनोटेड बाई स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। अगर कोई दिए गए कोई एक लाइन है जो किसी 2 पॉइंट से पास होती हो, या 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का यदि डायरेक्शन रेशियो फाइंड करें, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। कौन सा पॉइंट, मान लीजिए कि x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो ये होता है a इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी कि बाद वाले में से पहले वाले के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। b इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 एंड c इक्वल टू होता है z2 माइनस z1। इस तरह से ये ABC हम लोग इसको
फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे बेटा, अगर कोई ये यूनिट वेक्टर के साथ में आता है, इफ ए बी सी कम्स विथ यूनिट वेक्टर्स दैट इज, अगर इसको हम मान लें जैसे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी जेड कैप सी के कैप, तो वो सिचुएशन में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देन इसका जो ए बी सी होगा, ए बी सी विल बी डायरेक्शन कोसाइंस, ये डायरेक्शन कोसाइन होंगे, डायरेक्शन रेशियो नहीं कंसीडर किए जाएंगे। तो ये जो ए बी सी होगा ना, इसको डायरेक्शन कोसाइन कंसीडर करेंगे। लेकिन ऐसे नॉर्मल है तब ये डायरेक्शन रेशियो रहेगा, मतलब नॉन यूनिट के साथ में आए तो डायरेक्शन रेशियो, एंड इफ नॉन यूनिट, अगर नॉन यूनिट वेक्टर के साथ में आए हैं तब क्या होगा, ए बी सी ये जो है ये डायरेक्शन रेशियोज के नाम से जाने जाएंगे। अब यहां पे देखना है कि एलिमेंट और एबीसी में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एल एम एन यानी कि डायरेक्शन कोसाइन एंड ए बी सी मीन्स डायरेक्शन रेशियो, ए क्या होता है, तो एल अपान में ए मीन्स इनका रेशियो जो होता है एम अपान में बी इक्वल टू एन अपान में सी के इक्वल होता है। और ये किसके इक्वल होता है, तो ये होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपान रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या अभी मैंने बताया था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपान में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे एक चीज और पॉइंट कर सकते हो, अगर मैं एल अपान ए को यदि मैं इसके बराबर लूं तो ये हो जाएगा देयरफॉर एल इक्वल टू ए अपान में, ए को मैंने भेज दिया ऊपर, ए अपान रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इक्वल टू बी अपान रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एंड सी इक्वल टू एन इक्वल टू सी अपान रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरह से अगर किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया गया हो ए बी सी, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट आप इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आते हैं लाइन से इक्वेशन ऑफ लाइंस। जयेश, विवेक, हाँ सर। हो गया, रफ कर दूं? हाँ सर। ठीक है, अब आते हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस। यहां पे जैसे मान लीजिए कि कोई एक लाइन है जो किसी एक पॉइंट से पास करती हो वेक्टर फॉर्म में, और यदि वह किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल हो, जैसे मान लीजिए पहली इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासेज थ्रू a point whose position vector is a and parallel to another vector b, एक पॉइंट से पास करती हो और वह दूसरे वेक्टर के क्या हो, पैरेलल हो। जैसे मान लीजिए कि ये कोई लाइन है जो किसी इस पॉइंट ए से, ये पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, इससे पास करती है, और एक दूसरा वेक्टर यहाँ पे बी है जो इस बी के पैरेलल है। तो उस सिचुएशन में इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वह होगा
आर इक्वल टू, आर जो पोजिशन वेक्टर है, आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा इंटू बी, आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा इंटू बी, ये उस लाइन का इक्वेशन है जो लाइन किसी एक पॉइंट से पास करती हो और वह किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल हो। यहां पे लेमडा कांस्टेंट है, वेयर लेमडा इज कांस्टेंट, लेमडा इज कांस्टेंट। बेटा यहां पे एक बात समझना है कि जो लेमडा के साथ में वेक्टर लगा है यह डायरेक्शन बताता है, यह डायरेक्शन बताता है, और जो अकेला ए है यह पोजीशन बताता है, जो अकेला है वह पोजीशन बताता है, और जो लेमडा के साथ में वेक्टर लगा है वह डायरेक्शन बताता है। अब हम लोग दूसरा देखें, दूसरा इक्वेशन कि कार्टेशियन फॉर्म में किसी लाइन का इक्वेशन क्या होगा यदि वह लाइन किसी दिए गए एक पॉइंट x1 y1 z1 से पास करे और उस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो हो वह ए बी सी हो। रफ कर दे बेटा। हाँ सर। Equation of a line passes through a point x1 y1 z1 and whose direction ratios are a b and c। अगर ऐसा दी गई है तब उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो उस लाइन का जो इक्वेशन होता है वह लाइन का इक्वेशन होता है, जैसे मान लीजिए कि ये भी वैसे ही लाइन है, यह एक लाइन है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है x1 y1 और z1, और इस लाइन का जो DRS है, डायरेक्शन रेशियोज है, वह दिया गया है a b एंड c। तो इस लाइन का इक्वेशन होगा x माइनस x1 अपान में a इक्वल टू y माइनस y1 अपान में b इक्वल टू z माइनस z1 अपान में c, z माइनस z1 अपान में c। ये उस लाइन का इक्वेशन होगा। यहां भी जो x1 y1 z1 है वह पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो a b c है वह डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। यहां पे इस तरह से लिख सकते हैं x1 y1 z1, x1 y1 z1 रिप्रेजेंट्स पोजीशन, यह पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, एंड ए बी सी ये जो है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, यह डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि उस लाइन का इक्वेशन जो लाइन किसी दिए गए दो पॉइंट से पास करती हो और किसी एक वेक्टर के पैरेलल हो। और एक वेक्टर के पैरेलल हो, तब उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा वेक्टर फॉर्म में। रफ कर रहा हूं मैं इसको। हाँ सर। थ्रो टू पॉइंट्स, ये दूसरा हो जाएगा। थ्रो टू पॉइंट्स whose position vector is a and b and a and b दो पॉइंट से होकर जाने वाले लाइन का इक्वेशन जिसका पोजीशन वेक्टर a और b दिया गया है। जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन है L जो a और b पॉइंट से पास करती है, जिसका पोजीशन वेक्टर a और वेक्टर b दिया गया हो, तो इस लाइन का जो इक्वेशन होता है, इस लाइन का इक्वेशन होता है r इक्वल टू वेक्टर r इक्वल टू a माइनस a1 माइनस b1 या a माइनस b, ऐसा लिख लें, a माइनस b वेक्टर a माइनस, सॉरी एक मिनट गड़बड़ हो रहा है। ये होता है a वेक्टर a प्लस r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा,
इंटू बी माइनस ए, ये होता है बेटा। सेम वही है पहले वाला, बस यहाँ पे लेमडा के बाद से बी माइनस ए, यानी कि दोनों पॉइंट के डिफरेंस आ जाएगा, दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आ गया आर इक्वल टू ए वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू बी माइनस ए, जहां पे लेमडा क्या है, लेमडा भी यहाँ पे कांस्टेंट है, और ए जो है ए क्या शो कर रहा है और बी माइनस ए क्या शो कर रहा है, तो यहाँ पे ए भी फिर पोजीशन शो कर रहा है, पोजीशन, और लेमडा के साथ में जो लगा है यह डायरेक्शन शो करेगा, यह डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है बेटा, तो ये हमें मिल गया। अब इसी का यदि कार्टेशियन फॉर्म में देखें कि कार्टेशियन फॉर्म में यदि कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करती है तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि इस लाइन, इसका जो पॉइंट दिया गया है दोनों पॉइंट, वो है x1 y1 z1 एंड दूसरा दिया गया है x2 y2 z2। तो वो सिचुएशन में क्या होगा, तो इसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में यदि लिखें तो कार्टेशियन फॉर्म में ये इक्वेशन बन जाएगा x माइनस x1 अपान में x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 क्या बताया था, ये डायरेक्शन रेशियो है ये, तो x माइनस x1 अपान में ये इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1, ये हो गया b इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1, z2 माइनस z1। ये उस लाइन का इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में, किसमें है, तो इन कार्टेशियन x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। इसमें भी जो ये आप देख रहे हैं, जो ये देख रहे हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, तो ये फिर क्या शो करते हैं, ये फिर शो करते हैं डायरेक्शन। और यहाँ का x1 y1 z1, ये x1 y1 z1, ये क्या शो कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि उस लाइन उस पोजीशन से जा रही है, तो ये शो करती है पोजीशन को। ठीक है, हाँ बेटा, तो इससे पहले वाले को स्क्रीनशॉट लेना रहेगा तो सर मेरा। ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। ओके सर। अब हम लोगों को देखना है एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल। हाँ ले लो बेटा, इसका हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को देखना है कि दो लाइन के बीच का एंगल क्या होगा। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, कौन से एंगल, अगर मान लीजिए कि दो लाइन दी गई है, पहली लाइन दी गई है x माइनस x1 अपान में a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान में b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान में c1, एंड दूसरी लाइन दी गई है x माइनस x2 अपान में a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपान में b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपान में c2। अगर ये दो लाइन दी गई है तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल, इन दोनों लाइन के बीच के एंगल को हम लोग यदि थीटा से रिप्रेजेंट करें तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये देखो बेटा, इनके ये नीचे का क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, a1 b1 c1, ये पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, ये दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। तो ये हो जाएगा इनके बीच का एंगल a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होल अपान रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये हो जाएगा ये दोनों लाइन के बीच का एंगल। यहां से अगर हम चाहें थीटा निकालना तो थीटा को इधर, थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो कॉस इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान रूट अंडर
a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये दोनों के बीच का एंगल, एक्चुअल में एंगल तो यही है क्योंकि हमें सिर्फ थीटा चाहिए। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख करके देख लेंगे कॉस में वो किसकी वैल्यू होती है। अब कंडीशन ये आती है कि जो ये दोनों लाइन है, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो कंडीशन क्या होगी, पैरेलल होंगी तो कंडीशन क्या होगी। तो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, पर दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन, देखो बेटा अगर दोनों लाइन ये परपेंडिकुलर होगी तो उनके बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, थीटा 90 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे cos 90 रखता हूं तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो इसका क्रॉस यदि मल्टीप्लाई करें तो जीरो हो गया। मतलब कंडीशन आपको मिल जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू में जीरो। दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ टू लाइंस। और दूसरा एंड फॉर पैरेलल, दोनों लाइन के पैरेलल होने की कंडीशन क्या होगी, तो जब पैरेलल होंगे तो ये जो थीटा है वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस पूरे इक्वेशन, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो इस पूरे इक्वेशन को यदि मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये आपको मिलेगा a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 इक्वल टू c1 अपान में c2। ये दोनों कंडीशन आप लोगों को याद रखनी है कि दो लाइन के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन ए है, दो लाइन के पैरेलल होने की कंडीशन ए है। ठीक है बेटा, विवेक समझ में आ रहा है बेटा? तो ये सब याद रखना पड़ेगा इतना सारा? हाँ, ये सब याद करना पड़ेगा बेटा, ये याद करना पड़ेगा सर। ठीक है, ओके सर। अब रफ कर दो बेटा। नो सर। बोलना हो गया? हाँ सर हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है कि स्क्यू लाइंस क्या होती है। स्क्यू लाइन वो होती है जो ना ही तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है और ना ही एक दूसरे को क्रॉस करती है। जैसे मान लीजिए कि ये स्क्यू लाइंस है, ये स्क्यू लाइंस है, ऐसे ऐसे दो लाइंस अगर स्पेस में चल रही हैं तो इन दोनों लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइन कहते हैं। ठीक है, ये स्क्यू लाइंस है, ना तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ना एक दूसरे के पैरेलल हैं। या जैसे मान लीजिए कि एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये दोनों लाइन इस तरीके से चल रही है, ये दोनों लाइन इस तरीके से ये चल रही है, तो इन दोनों लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, तो ये जो डिस्टेंस होता है अगर इसको d से या किसी चीज से रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो d इक्वल टू ये होगा आपका a2 माइनस a1 वेक्टर a2 माइनस a1। अगर इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पहली लाइन a1 है और दूसरी लाइन a2 है, तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, और इनका मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट वैल्यू, क्यों एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, भाई डिस्टेंस है तो डिस्टेंस से नेबर निगेटिव। ये आप लाइंस ले सकते हो इस तरह से। लाइन क्या है, तो मान लीजिए कि r1 इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 एंड दूसरी लाइन है मान लीजिए कि r2 इक्वल टू a2 प्लस लेमडा b2। अगर इस तरीके से दोनों लाइन दी गई है तो दोनों लाइन यदि स्क्यू है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपान में मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2। तो देखो बेटा ये क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है, ये तो यूनिट वेक्टर हो गया, b1 क्रॉस b2 अपान में मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2। मतलब किसी वेक्टर का यदि यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर मिल जाता है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर मिल जाता है। और यदि दोनों लाइन पैरेलल हो
तब उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर पैरेलल होंगी तब उस सिचुएशन में क्या होगा। यहां पे देखो A1 से पास करने वाली लाइन B1 के पैरेलल थी, A2 से पास करने वाली लाइन B2 के पास थी। जैसे अगर इसको मैं दिखा दूं तो डायग्राम के द्वारा ऐसा दिखेगा, मान लीजिए कि ये लाइन पहली है जो A1 से पास करती है और वेक्टर B1 के क्या है, पैरेलल है, ये वेक्टर B1 के पैरेलल है। दूसरी लाइन मान लीजिए कि ये है स्क्यू लाइंस जो ये A2 से पास करती है और दूसरा वेक्टर B2 के पैरेलल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यदि निकाला जाए, यानी कि एक ऐसी लाइन जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो वही डिस्टेंस होगी, तो ये डिस्टेंस हमें मिलेगा। लेकिन यदि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, दूसरी एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, कौन सी पैरेलल लाइन, जैसे मान लीजिए कि पहली लाइन R1 इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1, बट ये दोनों पैरेलल हैं, एंड R2 इक्वल टू A2 प्लस लेमडा B2। अगर ऐसा दिया गया है तो जैसे मान लीजिए कि पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये क्या होगा, मान लीजिए कि ये A1 से पास कर रही है और यह सॉरी यहाँ पे B आएगा ना, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो दोनों एक ही वेक्टर B के पैरेलल हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है तो इस वेक्टर के ये लाइन पैरेलल है और ये दूसरी लाइन है A2 जो A2 से पास करती है। तो अगर मान लीजिए कि B वेक्टर अगर इस लाइन के पैरेलल है, ये इस लाइन के पैरेलल होगा क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, तो उस सिचुएशन में ये जो फार्मूला है क्या चेंज हो जाएगा, तो ये D इक्वल टू हो जाएगा, ये D इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1 डॉट B अपान में मैग्नीट्यूड B, जहां पे ये दोनों पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट था जिसका यूनिट वेक्टर था, तब यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन है, एक ही वेक्टर है जिसके पैरेलल है, तो उस पैरेलल वेक्टर का यूनिट वेक्टर ले लेंगे और इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये डिस्टेंस है इसलिए निगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये फार्मूला हो जाएगा इसके लिए। ठीक है बेटा, क्लियर हो गए? नहीं वो क्लियर। देखो बेटा यहाँ पे पहले स्क्यू लाइन में क्या है कि दो ऐसी लाइन है, अभी मैंने बताया था कि दो, एक लाइन ये है एक लाइन ये दोनों स्पेस में है और ये दोनों इस तरीके से जा रही है, मतलब ना ही तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। समझ में आ गया? ये स्क्यू लाइन से ये स्क्यू लाइन है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो एक पॉइंट मान लो कि इस लाइन पर लिया, एक पॉइंट इस लाइन पर लिया और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें लेना है। तो बीच की डिस्टेंस यानी जो दोनों पे परपेंडिकुलर लाइन होगी वही इनके बीच की डिस्टेंस बताएगी। तो हर लाइन क्या होती है, किसी एक पॉइंट से पास करती है, किसी एक वेक्टर के पैरेलल होती है। तो मान लीजिए कि जो पहली लाइन है वो A1 से पास करती है, B1 के पैरेलल है, दूसरी लाइन A2 से पास करती है, B2 के पैरेलल है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगी, जैसे मान लो कि ये ब्लैक लाइन से मैंने खींचा है, तो डिस्टेंस होगी वह A2 माइनस A1, यानी कि दोनों के पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस डॉट प्रोडक्ट, ये दोनों जो वेक्टर्स हैं जिनके वो पैरेलल लाइंस है, उन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, 11th में पढ़ के आए हैं कि यूनिट वेक्टर, जैसे कोई वेक्टर ए है तो ए का यूनिट वेक्टर ए अपान में मैग्नीट्यूड है, ऐसे ही यूनिट वेक्टर निकालते थे। तो ये मान लीजिए ये है और ये भी ये है, तो वेक्टर ए अपान में मैग्नीट्यूड है, तो इनके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ओके सर। और अगर पैरेलल हो जाती है दोनों लाइन, अगर दोनों लाइन पैरेलल हो जाती है तो अगर दोनों लाइन पैरेलल होगी तो सेम वेक्टर के पैरेलल होंगी, तो यानी कि जो यहाँ पे दो वेक्टर दिख रहे थे अब सिर्फ एक ही वेक्टर बी हो गया। A1 से पास करने वाली लाइन भी बी वेक्टर के पैरेलल है और A2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन भी बी वेक्टर के पैरेलल है। तब क्या हो जाएगा, जो B1 क्रॉस B2 था वहां पे सिर्फ B आ जाएगा और यहाँ भी सिर्फ B आ जाएगा। फार्मूला यही है
सिर्फ यहाँ पे b1 क्रॉस b2 की जगह पे ओनली b आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही वेक्टर है अब उसी के पैरेलल में। ठीक है, हाँ सर। रफ कर दो बेटा। विवेक, विवेक, ठीक है। अब हम लोगों को प्लेन्स के बारे में देखना है बेटा। प्लेन्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, बस ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन्स में जैसे सबसे पहले हम कार्टेशियन की बात करेंगे। प्लेन का इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d। ax सॉरी एक मिनट, प्लस d इक्वल टू 0, प्लस d इक्वल टू 0, ये प्लेन का इक्वेशन है, ये प्लेन का इक्वेशन है जहां पे वेयर a b एंड c आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन, और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इट्स नॉर्मल, नॉर्मल या परपेंडिकुलर, दोनों बातें की है। तो ये क्या होता है भाई, नॉर्मल क्या हो गया, देखो बेटा, अगर मान लीजिए कि कोई एक ये प्लेन है, ये प्लेन है, अगर ये प्लेन है तो इस पर कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो जो लाइन इस पर परपेंडिकुलर हो, तो ये नॉर्मल कहा जाएगा। मतलब इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे मैंने बोर्ड के ऊपर मैंने ये मार्कर लगा दिया था, बोर्ड एक तरह से प्लेन है और ये इसका नॉर्मल कहलाएगा। ये नॉर्मल इस बोर्ड पर कहीं हो सकता है, बशर्ते कि लाइन क्या होनी चाहिए, इस पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो ये नॉर्मल कहलाएगा। तो जो एबीसी होता है या एबीसी इसी का रेशियो होता है, इस लाइन का रेशियो होता है एबीसी, डायरेक्शन रेशियो, सॉरी डायरेक्शन रेशियो होता है इस नॉर्मल का। तो एबीसी ये इसका डायरेक्शन रेशियो है। अच्छा, ये तो जनरल इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। अब इसका यदि हम लोग नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन लिखे, इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म, यहां लिख देता हूं फर्स्ट इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है इक्वेशन का, पहले मैं लिख देता हूं फिर आपको बताता हूं कैसे उसका नॉर्मल फॉर्म हम लोग निकालते हैं। तो ये होता है lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू में p, ये इसका नॉर्मल फॉर्म है बेटा। वेयर L M N और डायरेक्शन कोसाइंस, ये डायरेक्शन कोसाइन है, एंड P इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन यानी कि 0 0। तो जैसे मान लीजिए कि यही प्लेन है और इस प्लेन का मान लीजिए कि इस ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। जैसे मान लीजिए कि इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से बना दूं, इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए कि आपका प्लेन ये है, ये, तो यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, मतलब ओरिजिन से इस पर क्या डाल दिया जाए, एक परपेंडिकुलर डाल दिया जाए। तो इस पॉइंट को O से लेकर के इस P पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगी ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, और ये जो नॉर्मल है ये परपेंडिकुलर है, एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, अल्फा बीटा गामा। तो उसका डायरेक्शन कोसाइन मतलब कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, वही अपना LMN है। ठीक है बेटा, इसका इन एक्सिस के साथ में जो एंगल बनता है वह एंगल ही क्या है, उस एंगल का कोसाइन यानी कि कॉस क्या है, LMN है, और ये डिस्टेंस जो है P है। तो
क्वेश्चन जब आएगा तब और भी क्लियर हो जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी दिए गए एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन हो गया बेटा? हाँ, ले लो ले लो ले लो। हो गया सर। इक्वेशन मिस हो गया तो है, वो जो आपने वीडियो बनाया था ना वो मिस हो गया तो ठीक है ठीक है, ये तो चला जाएगा आपके पास। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passes through a point x1, y1 and z1, एक पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन। तो ये होता है a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू में 0। ये उस प्लेन का इक्वेशन है जो प्लेन किसी दिए गए एक पॉइंट x1, y1, z1 से क्या करता है, पास करता है। वेयर ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियोज, यह डायरेक्शन रेशियोज है किसके, तो उस प्लेन के नॉर्मल के। और यदि कोई मान लो कि कोई कोई तीन पॉइंट से नॉन कोलिनियर, तो उन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। ये तो एक पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन था। अब मैं 3 पॉइंट से होकर जाने वाले जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं उनका इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passes through 3 non-collinear points, कौन कौन से पॉइंट हैं, जैसे मान लीजिए x1, y1, z1, x2, y2, z2 एंड x3, y3, z3। ये 3 पॉइंट्स हैं जो नॉन कोलिनियर हैं। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है, जो एक स्ट्रेट लाइन पे ना हो उसको हम नॉन कोलिनियर कहते हैं। तो उस सिचुएशन में इस प्लेन का इक्वेशन जो होता है वो होता है x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। और फिर इनका डायरेक्शन रेशियो, तो पहले दो का डायरेक्शन रेशियो निकालें। ये हो जाएगा x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन और z2 माइनस जेड वन। अब पहले और तीसरे का निकालें, तो ये हो जाएगा x3 माइनस एक्स वन, y3 माइनस वाई वन, z3 माइनस जेड वन। और इनका हम क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट, और ये हो जाएगा इक्वल टू में 0। या अगर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह जो इक्वेशन बनेगा उस प्लेन का इक्वेशन बनेगा जो प्लेन दिए गए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता हो। ठीक है बेटा। अब हम लोग देखें कि इंटरसेप्ट फॉर्म में किसी प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। रब करो बेटा इसको। हाँ सर। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। या इसको ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्लेन जो तीनों एक्सेस को अलग अलग 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हो। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन
पासेज थ्रू, ऐसा हम लिख सकते हैं, पासेज थ्रू a कॉमा 0 0 0 कॉमा 0 0 कॉमा b 0 एंड 0 कॉमा 0 कॉमा c। तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? तो जैसे मान लीजिए कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z है, और एक ऐसा प्लेन जो इस तरह से क्या करता हो, इस तरीके से पास करता हो, ऐसे x एक्सिस को a पर, y एक्सिस को b पर और z एक्सिस को c पर इंटरसेक्ट करता हो। यदि O से A की डिस्टेंस स्मॉल a है, O से B की डिस्टेंस स्मॉल b है और ये c है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, 0, हो जाएगा, इसका 0, b, 0 हो जाएगा, इसका 0, 0, c हो जाएगा। तो इस प्लेन का जो इक्वेशन होगा वह प्लेन का इक्वेशन होगा x अपान में a, हाँ, प्लस y अपान में b प्लस z अपान में c इक्वल टू 1। यही उस प्लेन का इक्वेशन है जो किसी एक्सेस को, तीनों एक्सेस को इन पॉइंट्स पे कट करता हो, या इसको हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है बेटा। अब हम लोगों को फाइंड करना है उस प्लेन का इक्वेशन जो दिए गए दो प्लेन के क्रॉस सेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करता हो। यानी कि दो प्लेन अगर कहीं मिल रहे हो तो उससे पास करने वाले किसी तीसरे प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? रफ करो बेटा इसको। हाँ सर। ठीक है। Equation of a plane passes through the intersection of two planes। कौन कौन सा प्लेन है? जैसे मान लीजिए कि पहला प्लेन P1 है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, एंड दूसरा प्लेन P2 है, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो उस प्लेन का इक्वेशन होगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिजल्टिंग प्लेन। रिजल्टिंग प्लेन का मतलब क्या है? कि जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करता हो। तो ये हो जाएगा P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू में 0। यही उस प्लेन का इक्वेशन होगा, P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0। या यहां से हम लोग लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लेमडा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। आंसर तो यही होगा, बशर्ते कि इसमें लेमडा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में कोई ना कोई एक कंडीशन अलग से दी गई होगी, जिस कंडीशन को ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता होगा। या ये बोल दिया जाए कि ये प्लेन किसी दिए गए पॉइंट से पास करता हो, तो इसमें से a1 b1 c1 d1 a2 b2 c2 d2 ये सब क्या है? ये तो सब कांस्टेंट है। जो x y z है, अगर उसमें कोई दिया गया है पॉइंट की ये प्लेन जो इस पॉइंट से पास करता हो, तो x y z के प्लेस पे आप उस पॉइंट को रख देंगे तो आपको लेमडा मिल जाएगा, फिर लेमडा की वैल्यू इसमें रख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। ओके सर। ओके, रफ कर दो। हाँ सर। ठीक है। अब हम लोग को फाइंड करना है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। यानी कि जैसे मान लीजिए कि यही दो प्लेन है और इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल अगर हमें फाइंड करना है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स तो सेम वैसे ही होता है जैसे एंगल बिटवीन टू लाइंस था। तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू
A1 A2 प्लस B1 B2, मतलब ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है, तो इन दोनों प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज हैं, प्लस C1 C2 अपान में रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये इस फार्मूले से हम लोग दोनों प्लेन के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर ये दोनों प्लेन, कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ बोथ प्लेन्स, यानी कि यदि प्लेन्स क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर होने की कंडीशन में क्या हो जाएगा, थीटा जो है 90 डिग्री होगा तो cos 90 जीरो हो गया। तो जब cos 90 जीरो होगा तो क्या निकाल लेंगे, अगर ये जीरो होगा तो फिर ये आपका आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू जीरो। ये मिलेगा बेटा इनके परपेंडिकुलर होने की कंडीशन। परपेंडिकुलर होने की कंडीशन ये मिल गई। पैरेलल होने की कंडीशन क्या होगी, एंड पैरेलल होने की कंडीशन सेम वही लाइन वाली, A1 अपान में A2 इक्वल टू B1 अपान में B2 इक्वल टू C1 अपान में C2। ये पैरेलल होने की कंडीशन होगी। ठीक है बेटा, एक परपेंडिकुलर होने की कंडीशन और एक पैरेलल होने की कंडीशन। रब करें बेटा। Yes, sir. ठीक है, अब हम लोगों को एक चीज और फाइंड करना है यहाँ पे कि अगर कोई एक प्लेन और एक लाइन दी गई है तब उनके बीच का एंगल क्या होगा। जैसे मान लीजिए एंगल बिटवीन ए लाइन कौन सी है, x माइनस x1 अपान में a इक्वल टू y माइनस y1 अपान में a1 लिख देता हूं, इसका b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान में c1। एंड लाइन जो दी गई है, लाइन अगर लाइन के सॉरी ये तो लाइन हो गया ना, एंगल एंड प्लेन जो दिया गया है, मान लीजिए कि वो दिया गया है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू जीरो। तो एक लाइन है और एक प्लेन है बेटा, ये ध्यान रखना है, एक लाइन है और एक प्लेन है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। अगर मैं a1 b1 c1 ले रहा हूं तो यहाँ पे a2 b2 c2 लिख देता हूं, तो इन दोनों के बीच का एंगल, अब ये cos थीटा से रिप्रेजेंट नहीं होगा, ये cos थीटा से रिप्रेजेंट नहीं होगा, ये एक्चुअल में sin थीटा से रिप्रेजेंट होगा। क्यों sin थीटा से रिप्रेजेंट होगा अभी मैं बताता हूं। तो सबसे पहले तो एंगल लिख दूं, एंगल क्या होगा, sin थीटा इक्वल टू सेम वही हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान में रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये उन दोनों के बीच का एंगल होगा जब एक लाइन हो और एक प्लेन हो, तो उसको हम लोग साइन थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों ऐसा होगा, इसको समझने के लिए हम लोग ये देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक प्लेन है, जैसे मान लीजिए कि ये प्लेन है, ये प्लेन है और यहां पे एक लाइन इस तरीके से पास कर रही है, जैसे मान लीजिए कि ये प्लेन है और यहां से ये कोई लाइन पास कर रही है, ये लाइन, तो हमें ये एंगल निकालना है बेटा थीटा, ये एंगल निकालना है थीटा। अब यहाँ पे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे निकालेंगे भाई, जब तक दो लाइन नहीं होगी तब तक हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस प्लेन का नॉर्मल खींच दिया हमने, मान लीजिए ये इस प्लेन का नॉर्मल खींच दिया, ये इस प्लेन का नॉर्मल है, और नॉर्मल है तो ये एंगल कितने डिग्री का बनाएगा, ये तो एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर अब हमें ये एंगल फाइंड करना है बेटा, मान लीजिए कि ये एंगल फाई है, तो इस एंगल फाई क्योंकि ये भी लाइन हो गई, ये भी लाइन हो गई, अब इन दोनों लाइन के बीच का एंगल हमें निकालना है। तो देखो बेटा यहां से क्या हो जाएगा, सिंस थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई इक्वल टू कितना हो गया 90। देखो ये थीटा है और ये फाई है, दोनों का सम 90 हो गया।
तो यहां से फाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, या थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, थीटा इक्वल टू अगर मैं निकाल लूं या फाई इक्वल टू निकाल दूं तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कॉस लिखता तो यहाँ पे क्या लिखता बेटा, यहाँ पे लिखता मैं कॉस ऑफ, देखो ये एंगल लिखता मैं, ये एंगल, तो इसको मुझे क्या लिखना पड़ता 90 माइनस थीटा, ये एंगल क्या होगा थीटा इक्वल टू ये होगा 90 माइनस थीटा के बराबर। तो ये cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो देखो ये बदल करके क्या बन गया साइन थीटा। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब यहां पे दो चीजें और भी चेंज होगी। अगर ये लाइन और प्लेन, अगर लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन के, तब इसके लिए कंडीशन क्या होगी, इफ लाइन परपेंडिकुलर प्लेन, तब जो पहले हम लोग कर रहे थे उसका उल्टा हो जाएगा। देखो बेटा ये साइन है, अगर यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल 90 होता है तो ये साइन 90 जीरो नहीं होगा, तो यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो गया, यानी कि जो वहां पे पैरेलल की कंडीशन थी वो यहाँ पे परपेंडिकुलर में आ जाएगी। मतलब इसकी कंडीशन होगी a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 इक्वल टू c1 अपान में c2। एंड लाइन अगर पैरेलल टू प्लेन है तो पैरेलल होगी तब क्या हो जाएगा, तब 0 डिग्री हो जाएगा। अगर पैरेलल होगा तो क्या होगा थीटा 0, तो साइन 0 हो जाएगा। तब उस इक्वेशन में आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो ये दोनों कंडीशन याद रखनी है बेटा। पहले लाइन प्लेन प्लेन, अब लाइन प्लेन। तो लाइन प्लेन वाले में क्या होगा कंडीशन चेंज हो गई है, और लाइन प्लेन प्लेन में सेम थी। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। यस सर। ओके, अब बेटा बस ये लास्ट फार्मूला। हाँ बेटा बोलो। इन सबको याद कैसे रखें सर? ये याद हो जाएंगे बेटा, क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन बार बार करेंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे तो सब याद हो जाएंगे। ये सब याद, मैंने ये पूरा एक साथ एक्सप्लेन किया है इसलिए कुछ ज्यादा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन करते जाएंगे फिर अपन पढ़ेंगे इसको। अभी फिर नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो अब उसमें एक एक एक्सरसाइज करेंगे, एक एक्सरसाइज के फार्मूले करेंगे। तो एक एक्सरसाइज में इतने फार्मूले थोड़ी है, ये तो पूरे चैप्टर का मैंने बता दिया, ये पूरे चैप्टर का हो गया, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा है कि ये क्या था। हाँ वो क्लियर हो जाएगा, अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें क्लियर हो जाएगा। बस लास्ट एक फार्मूला और है बेटा, रफ करो इसको। हाँ सर। ठीक है, अब ये है कि यदि कोई प्लेन दिया गया है और उस प्लेन के आउटसाइड में कोई अगर पॉइंट है तो उस पॉइंट से उस प्लेन की डिस्टेंस कितनी होगी ये फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, ये हम लोगों को फाइंड करना है टू द प्लेन। तो देखिए डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन, जैसे मान लीजिए प्लेन का इक्वेशन दे रखा है ax1 प्लस by1 प्लस cz1, सॉरी ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। एंड पॉइंट दे रखा है फ्रॉम ए पॉइंट, कहां से, तो x1 y1 z1 से। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा P इक्वल टू, ये देखो बेटा करना क्या है, ये जो x1 y1 z1 है ना, इस पॉइंट को x y z के प्लेस पे ट्रांसफर कर देना है। तो ये x1 प्लस b y1 प्लस c z1 अपान में प्लस d अपान में रूट अंडर, इन्हीं के डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम कर लेंगे रूट में। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और इसका ले लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू क्योंकि ये क्या है डिस्टेंस है।
ये आप इस तरह समझ सकते हो, जैसे मान लो कि ये प्लेन है और इस प्लेन का इक्वेशन दिया गया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है P, या मान लीजिए कि जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है। तो इस पॉइंट से इस पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, इसी को मैंने P बोला है। तो आपको क्या करना है कि इस प्लेन के इक्वेशन में जहां पे x y z है इस पॉइंट को ट्रांसफर कर दो। बाकी ABCD तो क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट बदल जाएगा, इस फार्मूले से आ जाएगा और बस इसको इक्वेट कर देंगे, ये आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल प्लेन्स, अगर दो प्लेन पैरेलल हो तो अब उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, टू पैरेलल प्लेन्स, सेम वही प्लेन ले लेते हैं, पैरेलल प्लेन्स AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D1 इक्वल टू 0 एंड AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D2 इक्वल टू 0। देखो बेटा, पैरेलल प्लेन में क्या होता है, पैरेलल प्लेन में प्लेन का बाकी सब चीजें सेम रहती है, सिर्फ कांस्टेंट डिफरेंट होता है, तो ये दोनों प्लेन पैरेलल कहे जाएंगे। अगर ये सारी चीजें सेम सेम है और कांस्टेंट डिफरेंट, तो समझ लीजिए कि दोनों प्लेन पैरेलल हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है एब्सोल्यूट वैल्यू D1 माइनस D2 अपॉन में रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी ले दी है। आप D2 माइनस D1 भी लिख सकते हो, D1 माइनस D2 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह से इसको हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहो तो ये एब्सोल्यूट क्या है, तो D1 एंड D2 क्या है? D1 एंड D2 इसे कांस्टेंट्स है, AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इसका कांस्टेंट है और ये इसका कांस्टेंट है। ठीक है, पहले प्लेन का कांस्टेंट और दूसरे प्लेन का कांस्टेंट है, तो इस फार्मूले से शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का फार्मूला पहले ही बता चुका हूं, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन में मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2। तो इस तरीके से बेटा ये आपका चैप्टर का पूरा बेसिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये बेसिक पूरा कंप्लीट हो गया आप लोगों का। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। चैप्टर की थ्योरी खत्म हो गई? हाँ, इस चैप्टर की पूरी जो थ्योरी है वो खत्म हो गई है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 11.1, एक्सरसाइज 11.1, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया बेटा, इफ ए लाइन मेक्स 90 डिग्री एंगल। अभी देखिए क्वेश्चन कितने सिंपल बनते जाएंगे। इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो अभी मैंने क्या बताया था बेटा,
पहले पहले ही मैंने स्टार्टिंग में बताया था डायरेक्शन कोसाइन के बारे में कि यदि कोई लाइन इस तरीके से, मान लीजिए कि x है, ये y है और ये z है। अगर कोई लाइन, जैसे मान लीजिए कि ओपी लाइन अगर x y z के साथ में जो एंगल बनाती है उस एंगल को डायरेक्शन एंगल कहते हैं, और उसके साथ में यदि कॉस लगा दिया जाए तो उसके डायरेक्शन कोसाइन हो जाते हैं। तो ये एंगल बता रहे हैं कि x एक्सिस के साथ में जो एंगल है वह कितना है, 90 डिग्री है। एक लाइन ऐसी है जो लाइन x एक्सिस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये अभी 3D है बेटा, ये 3D है। मान लीजिए अब ये लाइन तो मैं दिखा रहा हूं, ऐसे लग रहा है कि ये बहुत छोटा एंगल है, लेकिन ये 3D में है। तो x एक्सिस के साथ में 90 डिग्री का एंगल है, y के साथ में 135 डिग्री का एंगल है, और z के साथ में ये जो एंगल दे रखा है ये एंगल 45 डिग्री का एंगल है। 45 डिग्री है, ये 3D में लेंगे तो ये सब एंगल हो जाएंगे। आप यहाँ पे मान लो कि ऐसा है, x एक्सिस के साथ में ओपी लाइन का 90 डिग्री, y के साथ में 135 डिग्री और z के साथ में अगर 45 डिग्री है तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो हम जानते हैं sin सेल इक्वल टू क्या होता है, cos अल्फा, और अल्फा इक्वल टू क्या है, अल्फा बीटा गामा। यदि मान लो कि ये अल्फा के बराबर है, ये एंगल बीटा के बराबर है, ये एंगल यदि गामा के बराबर है, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू में आ जाएगा 0, बीटा m इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos ऑफ बीटा, यानी कि cos ऑफ 135 डिग्री। तो cos 135 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो आप इसको लिख सकते हो cos 90 प्लस 45। cos 90 प्लस 45 क्या होता है, माइनस का sin 45, और sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, यानी कि माइनस 1/√2 हो जाएगा। और उसके बाद आता है n इक्वल टू क्या है, cos ऑफ गामा इक्वल टू दे रखा है 45, यानी कि ये हो जाएगा cos ऑफ 45 इक्वल टू 1/√2। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल टू क्या मिला बेटा हमें, 0, माइनस 1/√2 एंड 1/√2। आया बेटा समझ में, ये समझ में आ गया क्या? यस सर। ओके, नहीं आया। क्या नहीं आया बेटा, ये डायरेक्शन कोसाइन बताया था, सेंस डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन क्या होती है, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। बस, तो जो एंगल है, पहला एंगल अल्फा है, दूसरा एंगल बीटा है, तीसरा एंगल गामा है। इस अल्फा बीटा गामा के प्लेस पे बस वैल्यू तो रखनी है, इतना सिंपल हो गया। तो cos अल्फा को एल भी बोलते हैं, cos बीटा को एम बोलते हैं, cos गामा को एम बोलते हैं। ये अल्फा बीटा गामा के प्लेस पे ये एंगल्स रख दिया। अल्फा इक्वल टू दे रखा है 90, बीटा इक्वल टू 135 एंड गामा इक्वल टू 45। यही तो दे रखा है बेटा, यही तो दे रखा है। ओके सर। इनकी वैल्यू सिर्फ निकालनी है। रफ कर दूं? यस सर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस साथ में यदि इक्वल एंगल बनाता है तब उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे। तो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे मान लीजिए कि ये इक्वल एंगल बनाता है बेटा, इक्वल एंगल, जैसे ये कोई लाइन है, जितना डिग्री इसके साथ में बनाता है ये सभी के साथ में उतना ही डिग्री बना रहा है। मतलब गिवन क्या है, x y z, ये 3D में बेटा आपको मान लेना है कि सिंस अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये गिवन है क्वेश्चन में कि इस लाइन का ओपी लाइन का जो एंगल है एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ में क्या है, इक्वल एंगल है। तो हमने मान लिया कि अल्फा बीटा गामा इक्वल टू, ये तीनों इक्वल है। अब हम जानते हैं कि सिंस इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्शन कोसाइन आर ये हो जाएगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा
कॉस ऑफ गामा, ये बनेगा। तो देयरफॉर एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा, एम इक्वल टू कॉस ऑफ बीटा, बट बीटा जो है अल्फा की इक्वल है तो आप इसको कॉस अल्फा भी लिख सकते हो, और गामा इक्वल टू सॉरी एन इक्वल टू कॉस ऑफ गामा, गामा भी किसके बराबर है, अल्फा की इक्वल है तो आप इसको कॉस अल्फा लिख लो। सिंस अब मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। तभी मैंने फार्मूला बताया था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो देयरफॉर एल के प्लेस पे लिख दें कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब ये क्या हो जाएगा, ये तीनों ही बराबर हैं तो इसको हम लिख सकते हैं, अच्छा यही लिख देता हूं मैं, एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू भी कॉस अल्फा है, एन इक्वल टू भी कॉस अल्फा है, तो ये हो गया। अब तीनों को प्लस करेंगे तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, देयरफॉर कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3 या कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। तो तीनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो देयरफॉर एल इक्वल टू क्या मिल गया, प्लस माइनस 1/√3, एन इक्वल टू क्या मिल गया, प्लस माइनस 1/√3, एंड एन इक्वल टू क्या मिल गया, प्लस माइनस 1/√3। यही आंसर हो गया। ये डायरेक्शन कोसाइन एलएमएन ये हो गया प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। ठीक है बेटा, यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रब करूं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है इफ ए लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो -18, 12 एंड 4 देन व्हाट इज इट्स डायरेक्शन कोसाइन। मतलब डायरेक्शन रेशियो दिया गया है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है कि डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे दे रखा है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन, क्या दे रखा है, -18, 12 एंड -4। मीन डायरेक्शन रेशियो किसे डिनोट कर रहे थे, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से। तो ए इक्वल टू -18, बी इक्वल टू 12 एंड सी इक्वल टू -4, ये ऐसा दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है, यानी कि एबीसी दिया गया है, एलिमेंट फाइंड करना है। एबीसी डायरेक्शन रेशियो होता है, एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो हम लोग कैसे अभी बताया था मैंने फार्मूला कि सिंस एल इक्वल टू होता है a/√ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने। एम इक्वल टू बताया था b/√ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड एन इक्वल टू बताया था c/√ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल दें, तो सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर रूट के अंदर ले लें तो रूट अंडर ए की वैल्यू कितनी है, -18 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 12 का स्क्वायर, सी की वैल्यू -4 का स्क्वायर। अब इसको इक्वेट कर दें तो ये कितना होता है बेटा, 324 होता है। 324 प्लस ये 144 प्लस में ये 16, इनको प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 6 4 10 4 14, 4 1 5 1 6 2 8, और ये हो जाएगा 3 1 4 484। 484 देखते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या है। 484 का स्क्वायर रूट 2 2 जा 4, ये 0 8 4 2 + 2 4, 2 टाइम जाएगा 22 होगा, तो ये आ गया बेटा 22। तो देयरफॉर अब एल इक्वल टू हमें क्या मिल गया, ए के प्लेस पे -18/22, एन इक्वल टू कितना मिल गया, बी 12/22, इसके प्लेस पे ये बी की वैल्यू रख दिया और इसके प्लेस पे 22, एंड एन इक्वल टू कितना मिल जाएगा
-4/22। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा -9/11, n इक्वल टू 6/11 एंड n इक्वल टू -2/11। ये इक्वल टू यही एलिमेंट हो गया बेटा, ये एलिमेंट है। इस मेथड से किसी दिए गए डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन में हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे क्लियर हो गया ये समझ में? सर हाँ बेटा बोलो। सर रूट से किसी भी वैल्यू को बाहर कैसे निकालते हैं एक बार बता दो ना। तो ये रूट से निकाला ना मैंने, देखो जैसे इसमें हम क्या करते हैं कि पेयर बनाते हैं, राइट साइड से पेयर बनाते हैं, दो का एक पेयर ये बन गया, और लेफ्ट साइड में यदि अकेला है तो उसी को एक पेयर मान लेंगे, नहीं दो है तो ये तो एक पेयर बनेगा ही। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले वाले पेयर में किसी ऐसे नंबर की टेबल पढ़नी है कि जिस नंबर का टेबल पढ़े उतनी ही बार पढ़ें। जैसे मान लो कि ये 4 है तो 1 जब पढ़ेंगे, यदि 1 का पढ़ते हैं तो 1 बार, 2 का पढ़ते हैं तो 2 बार, 3 का पढ़ते हैं तो 3 बार। जिस नंबर की टेबल पढ़ेंगे उतनी ही बार पढ़ना है, और वह 4 के बराबर हो या तो 4 से छोटा हो। तो जैसे मान लो कि मैं 1 का पढ़ता हूं तो 1 1 जा 1 बहुत छोटा है, 2 का पढ़े तो 2 2 जा 4 बराबर आ रहा है, अगर 3 का पढ़े 3 3 जा 9 तो 4 से ज्यादा हो गया, मतलब 2 की टेबल जाएगी, तो 2 2 जा 4। जिस नंबर का टेबल पढ़ेंगे उतनी बार यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे, ये कट कर देंगे, ये माइनस कर लेंगे, मतलब यहाँ पे 0 हो रहा है। अब ऊपर से पूरा पेयर लेके आएंगे 84, यानी कि दो नंबर ऊपर से लेके आते हैं, इस वाले नंबर को ला करके इसमें प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 4। अब एक नया नंबर राइट साइड से छोड़ देंगे, जो बाकी बच गया है, जैसे 8 बच गया है, 8 में 4 की टेबल पढ़ेंगे नॉर्मल, तो 4 2 जा 8, 2 यहाँ पे लिखेंगे, और इस 2 को उठा करके 4 के आगे भी लिखेंगे। अब ये 42 में इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 42 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो ये आपका 84 आ गया, ये हो गया। अगर ज्यादा हो जाता है तो एक बार कम कर लेंगे, तो जितना नंबर यहां ले जाएंगे ठीक उस नंबर को यहां भी लिख लेंगे। इस तरीके से रूट फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके, रफ कर दो। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें बताना है, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब देखिए बेटा, पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 3 पॉइंट दिया गया है, पॉइंट दिया गया है 2 3 4, 2 3 4। दूसरा पॉइंट दिया गया है -1 -2 1, -1 -2 एंड 1। तीसरा पॉइंट दिया गया है 5 8 7, 5 8 7। ये बताना है कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है। मैं इसका अगर नाम दे देता हूं ए बी एंड सी, ये नाम दे दिया मैंने, तो ये देखना है कि क्या ये पॉइंट कोलिनियर है। तो कोलिनियर का मतलब होता है कि अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे होंगे, जैसे मान लीजिए अगर तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे आ गए, ए बी एंड सी, ये तीनों पॉइंट इस तरह से आ गए, तो तीनों पॉइंट तो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब इस लाइन का क्या मिलना चाहिए? डायरेक्शन रेशियो सेम मिलना चाहिए। अगर डायरेक्शन रेशियो सेम मिलता है ए बी का, बी सी का या ए सी का, तो क्या हो जाएगा? ये कोलिनियर हो जाएंगे। तो अगर डायरेक्शन रेशियो अलग अलग मिलता है, क्योंकि ए बी बोलो या बी सी बोलो या ए सी बोलो, लाइन एक ही है, तो डायरेक्शन रेशियो अगर सेम आते हैं तब तो ये कोलिनियर है। अगर डायरेक्शन रेशियो सेम नहीं आते हैं तो कोलिनियर नहीं है। तो पहले मैं ए बी के लिए डायरेक्शन रेशियो निकालू, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते थे याद होगा, इसमें से इसको माइनस कर रहे थे, यानी कि a1 इक्वल टू x2 माइनस x1, तो -1 -2 इक्वल टू -3, b1 इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1, -2 -3 इक्वल टू -5, एंड c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? z2 माइनस z1, 1 -4 इक्वल टू -3। ये ऐसा आ गया। सब में माइनस है तो हम इसको माइनस को हटा भी सकते हैं। अगर सब में माइनस है तो माइनस को हटा करके क्या लिख सकते हैं? और a1 b1 c1 इक्वल टू 3 5 3। अगर सब में माइनस है तो सबको एक जैसे कर सकते हैं। आप वैसे ही bc के लिए निकाल दो बेटा,
डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बीसी। बीसी ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि मैं इसको A2 लिखता हूं, सॉरी A1 B1 C1 है, हाँ अब इसको B2 A2 लिखता हूं, तो A2 इक्वल टू क्या होगा, अब इसमें से इसको माइनस करो बेटा, ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस 1, ये प्लस 1 यानी कि 6 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा B2 इक्वल टू 8 माइनस माइनस 2, तो 8 प्लस 2 यानी कि 10 हो गया। और ये हो जाएगा C2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 माइनस माइनस 1, सॉरी 7 माइनस 1, तो 7 माइनस 1 इक्वल टू यानी कि 6 हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई कर दो। जैसे अगर ये सारे के सारे नंबर अगर किसी एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, जैसे देखो 6 10 6 है, तो ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यार सिंप्लीफाइड रूप में A2 B2 C2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3, 2 से डिवाइड कर दो सबको, ये हो जाएगा 5 एंड ये हो जाएगा 6। अगर ऐसा नहीं समझ में आता है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, A1 अपान में A2 B1 अपान में B2 C1 अपान में C2, तो रेशियो आपको सेम मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा, AB का डायरेक्शन रेशियो और BC का डायरेक्शन रेशियो दोनों सेम हो गया, मतलब इतने पार्ट का डायरेक्शन रेशियो और इतने पार्ट का डायरेक्शन रेशियो सेम हो गया। या AB इक्वल टू इस तरह से कर सकते हो, AB और BC दोनों सेम लाइन है, तो लिखोगे देयरफॉर डायरेक्शन ratios of AB and BC are same, therefore ABC are collinear, या कोलिनियर है, ये कोलिनियर है। ठीक है बेटा, सर कोलिनियर एक बार अपन ने 10th में भी प्रूफ किया था ना, वो वाला कैसा होता है? उसमें हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज किए थे, डिस्टेंस फार्मूले में यूज करके कैसे करे थे, AB प्लस BC इक्वल टू AC के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एक और भी हम लोगों ने किया था, हैं? वो वाला यहाँ पे नहीं कर सकते सर? नहीं, ये डायरेक्शन रेशियो के उसमें दे रखा है, तो इस मेथड से करनी है, ये अपने 12th में वो कॉन्सेप्ट नहीं है। एक और तरीके से कोलिनियर करे थे, याद होगा, ABC को मान लिया था कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एरिया निकाले थे, ये भी 10th में किए थे। अगर एरिया 0 हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, तो भी कर सकते हैं कि कोलिनियर है। एक बार 11th में और दूसरी मेथड लगाए थे, अगर AB का स्लोप और BC का स्लोप अगर सेम हो जाए तो भी कोलिनियर बोल रहे थे। मतलब ये चौथा तरीका आज में अपन सीख रहे हैं, ये चौथा तरीका सीख रहे हैं, ठीक है, कोलिनियर करने का। ठीक है बेटा, विवेक, जयेश, यस सर। हाँ बेटा, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। शाम की 2 घंटे की क्लास और होगी इसी चैप्टर की, ठीक है। और जयेश आपकी 1 घंटे की क्लास, आपकी 1 घंटे की क्लास अलग से होगी उसकी 1 चैप्टर की, ठीक है सर। कौन से चैप्टर की? 8 जो चल रहा है आपका। हाँ सर। तो 2 घंटे की क्लास और 3D की होगी शाम को, और 1 घंटे की क्लास वो अलग रहेगी। तो 2 घंटे में विवेक, अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसमें से आपके क्वेश्चंस निकाल लूं और लगभग अपन खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है विवेक। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन नहीं करेंगे, सेम टाइप वाले क्वेश्चन छोड़ेंगे, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है उनको अपन ले लेंगे। वो थोड़ा सा मैं बुक देख लूंगा, और बेसिक हो ही गया है, बेसिक में 1 घंटा उधर लग गया ना, 1 घंटे से ज्यादा ही लग गया, 1.5 घंटा लग गया बेसिक में, तो उतने में तो 2 घंटे में तो अपन फिनिश कर लेंगे इसको, ठीक है। ये हाँ जयेश, 10 मिनट बाद फिर आ जाओ बेटा, ठीक है। ठीक है सर। ओके।